Now students, we are going to discuss about the meaning of judicial freedom and how can we ensure the freedom or the independence of judiciary from the rest of the organs of government and the external pressure on judiciary. So students, one by one we will discuss about all these points, and this topic is going to be very important for your examination purpose, एंट्रेंस एग्जामिनेशन पर्पस एंड कंपटीशन एग्जामिनेशन पर्पस. कंपटीशन के एग्ज़ाम अगर आप अटैम्प्ट करने के लिए आपने इस पर्पस से आर्ट्स आपने लिया है तो आप अच्छे से समझ लें कि ये एक एवरग्रीन टॉपिक है. आप अगर 10 साल पहले भी एग्ज़ाम दिया हो आपने कभी, जिन बच्चों ने दिया होगा 10 साल पहले कोई कंपटीशन एग्ज़ाम, तब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए होंगे, और आज की डेट में भी अगर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम होता है तो इससे रिलेटेड, इन टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं. द नेचर ऑफ क्वेश्चन में बी डिफरेंट. क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आपसे पूछे जा सकते हैं, बट यस द कंसेप्ट इज इट. सो स्टूडेंट्स, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. फर्स्ट पॉइंट इज द मीनिंग ऑफ जुडिशियल फ्रीडम एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. इसकी रिक्वायरमेंट क्या है हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि जुडिशियल फ्रीडम का मीनिंग है क्या. फर्स्ट ऑफ ऑल, द मीनिंग ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस और द जुडिशियल फ्रीडम इज आपका रहता है फ्रीडम फ्रॉम इंटरवेंशन. As I told you earlier, there are many groups and organs of government. So there are 3 types of organs of government: legislature, executive and judiciary. 3 types of organs of government. अब ये जो है एक आप यूँ समझें कि ये जो 3 types of organs हैं, legislature, executive, judiciary, एक ही घर में रहते हैं. अब जब ये एक ही घर में रहते हैं तो पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है. देखो, घर में जब जॉइंट फैमिली होती है ना, तब क्या रहता है, इंटरवेंशन रहता है, इंटरफेरेंस रहता है इन ईच अदर्स लाइफ एंड द पर्सनल इश्यूज रहता है. एग्री करते हैं क्योंकि ह्यूमन बींग्स की आदत है दूसरे की बात में टांग अड़ाने की, कई बार होता है. इसकी वजह से हम लोगों ने सोशियोलॉजी में पढ़ा था कि फैमिली जहाँ पे बहुत ज़्यादा अल्ट्रुइज्म, मतलब बहुत ज़्यादा अफेक्शन होता है, इस इंटरवेंशन और टांग अड़ाने की वजह से इस फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट भी होता है. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, तो हमारी जो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी एक हाउस के जैसे हैं जहाँ पे 3 फैमिलीज एग्जिस्ट करती हैं: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. ये तीनों की तीनों यहाँ एग्जिस्ट करती हैं. अब क्या होता है ना कि जुडिशरी को अगर फ्रीडम चाहिए तो फ्रीडम का मतलब तो क्या है, लीव जुडिशरी अलोन. जुडिशरी को अकेला छोड़ दो, कोई भी रेस्ट ऑफ 2 ऑर्गन्स जो हैं वो जुडिशियल फंक्शंस में इंटरवेंशन नहीं करेंगे, या फिर जुडिशरी से रिलेटेड जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगी उसमें इनका इंटरवेंशन नहीं होगा. तो ये है नॉन इंटरफियरेंस इन द फंक्शंस ऑफ जुडिशरी. ठीक है, ये है नॉन इंटरफियरेंस. अनदर पॉइंट इज सेपरेशन ऑफ पावर. अब ये नॉन इंटरफियरेंस जो है वो कैसे क्रिएट होगा. नॉन इंटरफियरेंस इंश्योर करने के लिए ज़रूरी है दैट पावर्स ऑफ ऑल ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट मस्ट बी सेपरेट. सबके पावर्स सेपरेट होंगे तब जाके तो इनमें इंटरवेंशन नहीं होगा, वरना तो इंटरवेंशन होता रहेगा. ठीक है. तो उस वजह से क्या है ना, ये जो 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, दीज 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, इनके बीच में एक वॉल क्रिएट कर दी जाती है. वॉल, ठीक है, कि लेजिस्लेचर जो है उसका जुरिस्डिक्शन मीन्स लेजिस्लेचर का जो एरिया रहेगा, जो पावर रहेगा, जो जुरिस्डिक्शन इन टेक्निकल टर्म रहेगा, वो कहाँ तक रहेगा, सिर्फ यहाँ तक. लेजिस्लेचर यहाँ पे एंटर नहीं करेगी. ये एक तरह का आयरन वॉल बना दिया है जिसमें कि ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पावर्स को यूज़ एंड यूटिलाइज करेगा. दूसरे ऑर्गन, रेस्ट ऑफ द ऑर्गन्स जो हैं, उनके पावर्स को वो यूज़ नहीं करेगा या फिर उनके फंक्शंस में वो इंटरवीन नहीं करेगा. कैसे नहीं करेगा मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप सुनेंगे. हाँ, to punish or to explain the constitutional provision
पनिश, टू एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये ड्यूटी है किसकी? इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ जुडिशरी। ठीक है, ये जुडिशरी की ड्यूटी है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं आप उनको एक्सप्लेन करें। अगर कोई केस आया है तो आफ्टर हियरिंग, आफ्टर फॉलोइंग ऑल द प्रोसीजर, वो उसको पनिश करे। ये सारी ड्यूटी किसकी है? दिस इज द जुडिशियल ड्यूटी। अगर लेजिस्लेचर ये काम करने लगे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करने लग रही हैं, अपने यहाँ पे ही सारे क्रिमिनल केसेस भी मंगवा ले कि नाउ आई विल पनिश यू एंड आई विल डिसाइड ऑन दैट रिस्पेक्टिव केस, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जिसका काम है वही वो काम करे। हिंदी में आप लोगों ने एक प्रोवर्ब सुनी पढ़ी होगी, जिसका काम उसी को साजे। ठीक है, जिसका काम उसी को साजे, तो वैसे ही है कि इसका काम है ये ही करेगी और कोई इसका काम नहीं करेगा। एग्जीक्यूटिव का काम लॉ को इम्प्लीमेंट करना है, तो लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम एग्जीक्यूटिव ही करेगी, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर वो काम नहीं करेंगी। ये है सेपरेशन ऑफ पावर। तो जुडिशरी सिर्फ अपना काम करेगी, कोई दूसरा जुडिशरी के काम में इंटरवीन नहीं करेगा, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर होगा। तो यहाँ जुडिशरी क्या करेगी? अपने एरिया में जुडिशरी विल बी इंडिपेंडेंट, वो कुछ भी करे उसकी मर्जी। और जब जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में काउंट करवाए थे। स्टूडेंट्स, नाउ the point is, the question is, how can we ensure the judicial freedom? मैंने आपको जुडिशियल फ्रीडम के सबसे पहले तो बेनिफिट्स या फिर मेरिट्स काउंट करवा दी, दैट वाई वी नीड जुडिशियल फ्रीडम। पहला हमने देखा दैट द फ्रीडम ऑफ जुडिशरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी। अगर किसी कंट्री का एग्जाम्पल आप लेते हैं और आप वहाँ पे बस एक कैरेक्टरिस्टिक काउंट करवा दें, दैट जुडिशरी इज़ नॉट इंडिपेंडेंट, सिर्फ एक पॉइंट, वो डेमोक्रेसी रहेगी ही नहीं। सो जुडिशरी इज़ अ पोल ऑफ डेमोक्रेसी। अगर जुडिशरी गिरी तो वो डेमोक्रेसी की जो बिल्डिंग है वो भी क्रम्बल कर जाएगी, वो भी क्रैश कर जाएगी। ये है जुडिशरी की इम्पॉर्टेंस। अब जुडिशियल फ्रीडम का मतलब क्या है? तो जुडिशियल फ्रीडम में सबसे पहले अब्सेंस ऑफ इंटरफियरेंस रहता है। अब इंटरफियरेंस की अब्सेंस को हम कैसे इंश्योर करें? बाय सेपरेटिंग द पावर। तो सेपरेशन ऑफ पावर का एक आउटकम है अब्सेंस ऑफ इंटरवेंशन। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि ठीक है, सारी बातें तो मालूम पड़ गई, लेकिन अब हम लोग जुडिशरी की फ्रीडम को इंश्योर कैसे करें? क्या ये कभी पॉसिबिलिटी नहीं रहती है? क्या कभी कभी ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट नहीं होते हैं जब जुडिशरी की फ्रीडम, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस कहीं ना कहीं वो भी एंडेंजर में आ जाए? तो यहाँ पे एक ह्यूज पॉसिबिलिटी रहती है कि जुडिशरी की फ्रीडम कभी कम हो सकती है। तो हम कुछ एक प्रोविजंस कर सकते हैं जिससे कि हम कंप्लीटली एंश्योर हो जाएंगे दैट यस आवर जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट। क्या फिर आपको मालूम करना है कि पाकिस्तान की जुडिशरी इंडिपेंडेंट है या नहीं है। ठीक है, एक टास्क है, आपको मालूम करना है कि पाकिस्तान की जुडिशरी इंडिपेंडेंट है या नहीं है, ये पूछना है, आपको मालूम करना है। तो आप कैसे मालूम करेंगे? व्हाट आर द पैरामीटर्स? सो स्टूडेंट्स, देयर आर टू पैरामीटर्स, दीज टू पैरामीटर्स, देयर आर समथिंग अदर पैरामीटर्स ऑल्सो। ये भी सारे पैरामीटर्स हैं। टू पैरामीटर्स आर दीज एंड दीज आर सम अनदर पैरामीटर्स। तो अगर आपको दिखता है कि पाकिस्तान में ये 2 पॉइंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं प्लस ये 4 पॉइंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, तो आपका रिजल्ट क्या रहेगा? योर कंक्लूजन विल बी यस, पाकिस्तानी जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट एंड फ्री। अगर आपको इनमें से कोई भी जस्ट वन, मैं सिर्फ एक की बात कर रही हूँ, अगर आपको लगता है कि नहीं पाकिस्तान की जुडिशरी में फ्री एंड फेयर अपॉइंटमेंट नहीं होता है, बाकी सब तो है लेकिन फ्री एंड फेयर अपॉइंटमेंट नहीं है, तो नो, पाकिस्तानी जुडिशरी इज़ नॉट फ्री। आपको मालूम पड़ रही है कि एक एक प्रोविज़न की इतनी इम्पॉर्टेंस है कि रेस्ट ऑफ
आउट ऑफ 6 में से रेस्ट ऑफ 5 पॉइंट्स जो हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं दैट यस पाकिस्तानी जुडिशरी इज फ्री एंड इंडिपेंडेंट, लेकिन जस्ट वन प्रोविज़न जो है उसने मना कर दिया, वो पैरामीटर पाकिस्तान फुलफिल नहीं कर रहा है और उसके बेस पर हम लोग आउटकम निकाल सकते हैं कि नहीं पाकिस्तान की जुडिशरी फ्री नहीं है, मतलब 6/6 से पास होना चाहिए, प्रूव होना चाहिए दैट यस पाकिस्तानी जुडिशरी इज फ्री एंड इंडिपेंडेंट। तो स्टूडेंट्स वन बाय वन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज फ्री एंड फेयर अपॉइंटमेंट। एज वी ऑल नो कि जुडिशरी के जो पर्सनल्स होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, जजेस। ये जजेस जो हैं इनका अपॉइंटमेंट सबसे पहली बात फ्री होना चाहिए एंड फेयर होना चाहिए। फ्री एंड फेयर का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? फ्री एंड फेयर का मतलब है कि हाइपोथेटिकली हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट होने हैं, अभी के जो जज हैं वो बस रिटायर होने वाले हैं और उसके बाद नेक्स्ट जज का अपॉइंटमेंट होना है। अब वो नेक्स्ट जज जो है उनका अपॉइंटमेंट कैसे हो, तो द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस और पर्टिकुलर एनी जज मस्ट बी फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल प्रेशर। जब जज का अपॉइंटमेंट होना है तो बाहर से किसी तरह का प्रेशर नहीं आना चाहिए कि रजनी को जज अपॉइंटमेंट करो, एक ने कहा रजनी को, दूसरे ने, दूसरे जो मिनिस्टर्स हैं, हमारी लेजिस्लेचर है, हमारा मीडिया है, हमारी पब्लिक है, वो कह रही है कि रजनी को जज बनाओ। ऐसा कोई प्रेशर होना नहीं चाहिए। जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए एक कमेटी बनती है, उस कमेटी को कहते हैं कॉलेजियम। नेम ऑफ दैट कमेटी इज कॉलेजियम। अब कॉलेजियम के मेंबर कौन कौन होते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी जब हमारा जजेस का अपॉइंटमेंट प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना सी सुने, जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए एक कमेटी होती है, 4 मेंबर्स कमेटी होती है, 4 मेंबर कमेटी। अब ये 4 मेंबर कमेटी जो है उसके मेंबर्स कौन होते हैं? जजेस। जजेस जो होते हैं वही मेंबर होते हैं। तो ये जो 4 मेंबर्स है विच आर गोइंग टू डिसाइड द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनके ऊपर प्राइम मिनिस्टर का एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होना चाहिए, मीडिया का एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होना चाहिए, किसी भी और पर्सन का, इंस्टीट्यूट का, ऑर्गेनाइजेशन का एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होना चाहिए कि नहीं आपको तो रजनी को सिलेक्ट करना है। नो, अगर ऐसा प्रेशर रहता है तो हम कहेंगे दैट अपॉइंटमेंट इज नॉट फ्री, दैट अपॉइंटमेंट वॉज मेड अंडर प्रेशर, कि वो अंडर प्रेशर एक डिसीजन लिया गया है, वो फ्री नहीं था। फ्री का मतलब है कि आप ये जो 4 मेंबर्स की कमेटी है दैट इज कॉलेजियम, आप उसको इंडिपेंडेंट छोड़ दो कि आप जो डिसाइड करेंगे, आप जो 4 मेंबर की कमेटी रिकमेंड करेगी वो एक्सेप्ट होगा। ये तो है फ्रीनेस। अब बाहर से प्रेशर उनको इतना ज़्यादा लगाते रहें तो वो फ्रीडम नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज फेयर। जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है दैट शुड बी फेयर। फेयर का मतलब है कि उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कहीं पर भी करप्शन नहीं होना चाहिए। फेयरनेस का मतलब आप यूँ समझिए, देयर शुड बी नॉट एनी टाइप ऑफ करप्शन, एनी टाइप ऑफ मैल इंटेंशन। किसी तरह का गलत इंटेंशन से आप किसी को अपॉइंट नहीं करें, किसी तरह का करप्शन, रिश्वत दे के, ब्राइब पे करके रजनी जज नहीं बने, बिल्कुल फेयर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़े कुछ पॉइंट्स। सेकेंड पॉइंट इज एलिजिबिलिटी ऑफ द जजेस। देखो स्टूडेंट्स, जजेस की सर्टेन एलिजिबिलिटीज़ हमको डिसाइड करनी पड़ेंगी। अगर हम लोगों ने जजेस की कोई सर्टेन एलिजिबिलिटी डिसाइड नहीं की तो होगा ये कि विदाउट एनी एलिजिबिलिटी गवर्नमेंट जो है वो जुडिशरी को, ये जो हमारी एग्जीक्यूटिव है, ये जुडिशरी को प्रेशराइज करेगी कि रजनी हमारे फेवर वाली हैं, आप तो रजनी को नेक्स्ट CJI अपॉइंट करो। जुडिशरी अंडर प्रेशर जब रहेगी तो वो एग्जीक्यूटिव के प्रेशर को एक्सेप्ट करके
CJI बन जाएगी, जबकि रजनी ने कभी लॉ पढ़ा नहीं, रजनी ने कहीं लॉ की प्रैक्टिस नहीं की, रजनी जो है उसके पास कोई एलिजिबिलिटी भी नहीं है। तो अब्सेंस ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बेनिफिट गवर्नमेंट उठा सकती हैं और गवर्नमेंट किसी फ्रेशर को, किसी भी पर्सन को जिसने लॉ नहीं पढ़ा, उसको CJI बना सकती हैं इन केस ऑफ अब्सेंस ऑफ अपॉइंटमेंट क्राइटेरिया भी नहीं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसलिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, जिस आप कुछ 5 पॉइंट्स डिसाइड कर लो, 1 2 3 4 5, आप ये 5 पॉइंट डिसाइड कर लेंगे और आप कहेंगे कि जिसके पास ये 5 पॉइंट्स होंगे उसको हम पहले उसके ऊपर हम लोग कहीं सोच सकते हैं, उसको हम कंसीडर कर सकते हैं, अपनी कंसीडरेशन लिस्ट में ला सकते हैं कि ठीक है 5 जो पैरामीटर्स थे उनको फुलफिल करने वाले 4 पर्सन से, 2 पर्सन से, 3 पर्सन से, अब इन 3 में से हमको 1 को चूज़ करना है। लेकिन अगर इस तरह का कोई क्राइटेरिया नहीं होगा, देन गवर्नमेंट मे मिसयूज ऑफ दिस क्राइटेरिया। Students, this is the end of this video, and in next video we will continue this chapter. Till then, keep learning.